इस एंजल ने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों को एब्सोल्यूट पावर देने के बाद उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ेगा। इससे पहले कि वो रहम की भीख मांगता, उसके पंख बेरहमी से उखाड़ दिए गए, क्योंकि मुझे पता था कि ये डिवाइन दिखने वाला एंजल असल में खून का प्यासा साइकोपैथ था और इंसान सिर्फ अर्थ नाम की एक जेल में भगवान द्वारा पाले गए जानवर थे। पर एक दिन भगवान इन चींटियों को खिला खिला कर थक गए और उन्होंने इस अपोकैलिप्टिक गेम से इंसानियत को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया। जब बाकी सब घुटनों पर बैठे थे, मैं वो इंसान जिसे एक पपेट बनना था, मैंने उस डिवाइन मैसेंजर को मार डाला। कुछ ही देर पहले मैंने एक डेडली ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था और हालांकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, मैं सिर्फ उससे सेटिस्फाई नहीं था। मैंने एंजल से एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मांगा, पर जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, एंजल की आंखों में खून उतर आया। वो एक चींटी को खुद को चैलेंज करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मुझे खत्म करने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाला था, पर उसे याद आया कि वो गेम के लिए अपनी अथॉरिटी पहले से ही यूज कर चुका था। एंजल डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि उसे बाकी ट्रांसमाइग्रेटर्स की नजरों से बचना था, वरना अगर हायर अप्स को पता चल जाता तो वो उसे कैद कर देते। पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब एक जाल था जो मैंने बहुत ध्यान से बिछाया था। वो जल्दी मेरे बचे खुचे शक को दूर करने के लिए मुझे एक छोटे से जंगल में ले गया। उसने मुड़कर मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ेगा। उस जबरदस्त फोर्स ने उसे जमीन पर गिरा दिया। एंजल शॉक में था, पर मैंने उसे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके पंख पकड़े और पूरे कोल्ड डिटर्मिनेशन के साथ उन्हें उखाड़ दिया। मेरा गोल उसके पंख छीन लेना था ताकि वो भाग ना सके। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये फरिश्ता अपनी रूह की गहराइयों से इंसानों से नफरत करता है, और मुझे ये भी पता है कि उसकी इनहाइलेशन एबिलिटी दिन में सिर्फ एक बार यूज हो सकती है। इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे उकसाया ताकि मैं उसे यहाँ लेके आ सकूं और मार सकूं। एंजल की एक दर्दनाक चीख निकल गई। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें और एब्सोल्यूट पावर दे सकता हूँ। पर इससे पहले कि वो अपनी भीख पूरी करता, उसका सर जमीन पर लुढ़क गया। मुझे इन फरिश्तों की इंसानों के लिए नफरत उनकी हड्डियों तक बहुत अच्छे से पता है। 1000 रीइंकार्नेशंस, 1000 बार मैंने उनका दोगलापन देखा है, और ये सब सिर्फ एक फरिश्ते को मारने वाला पहला इंसान बनने के लिए था, ताकि मुझे एक अकेला हिडन रिवॉर्ड और अचीवमेंट मिल सके। कांग्रेचुलेशंस, आप पहले ट्रांसमाइग्रेटर बन गए हैं जिसने गाइड एंजल को मारा है। आपको एक्सक्लूसिव हिडन अचीवमेंट गॉड स्लेयर मिला है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको एंजेलिक ब्लड गारमेंट मिला है। ये वो राज है जो मैंने 1000 इनकारनेशन के बाद ढूंढा है। ये खून की शीशी मेरे हिडन टैलेंट डेथ को जगा देगी। जिसके पास भी ये होता है, उसके पास लाइफ की एसेंस की पावर आ जाती है। जैसे जैसे टैलेंट धीरे धीरे जागेगा और स्किल्स अनलॉक होंगी। फेस 1 मेरे पास डेथ है, जो मुझे हर जिंदा चीज की कमजोरियां और फेटल ट्रेजेक्टरीज देखने की ताकत देता है। लेकिन हायर फेस की स्किल्स अभी भी अनलॉक नहीं हुई हैं। पर मुझे सच पता है, डेथ टैलेंट का अल्टीमेट फॉर्म एक ऐसी पावर है जो डायमेंशनल प्लेन्स को फाड़ सकती है। हालांकि मुझे अच्छे से पता है कि अभी इन सब में पढ़ने का टाइम नहीं है। सभी ट्रांसमाइग्रेटर्स की स्पेशलाइजेशन सिर्फ रियलिटी में एक्टिवेट होगी। मुझे अपनी अवेकनिंग किसी और से पहले पूरी करनी है। पर ठीक उसी वक्त सिस्टम ने फर्स्ट ट्रायल के खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी। सबकी रूहें तुरंत उनकी बॉडीज में वापस आ गईं। ये एक लंबे बुरे सपने से जागने जैसा था, पर उनके आसपास पड़े लाशों के ढेर ने सबको एहसास दिला दिया कि ये सब सच था। ट्रायल में हिस्सा लेने वाले 1.8 बिलियन लोगों में से सिर्फ 900 मिलियन ही जिंदा बचे थे। कुछ ही मिनट्स में मीडिया में न्यूज आने लगी। हर देश की गवर्नमेंट शॉक से हिली हुई थी। वो पैनिक में आ गए। सोशल मीडिया चीखों और दुआओं से भरा था, पर मेरे पास उन सब पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैंने हल्के से अपनी मुट्ठी बांधी और पावर की एक लहर दौड़ गई। ना बयान की जाने वाली ताकतें मेरे अंदर से उबल रही थी। ट्रायल में मिले सभी एट्रीब्यूट्स, स्किल्स और टैलेंट्स मेरी असली बॉडी में पूरी तरह आ चुके थे। एक आम इंसान इनसे खुश हो जाता, पर मुझे पता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसे ट्रांसमाइग्रेटर स्ट्रॉन्ग होंगे, वो आम इंसानों से ऊपर के बीइंग्स बन जाएंगे और सबसे एडवांस्ड वेपन्स भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। कानून, ऑर्डर, मोरालिटी, सब कुछ एब्सोल्यूट पावर के सामने तबाह हो जाएगा। और मुझे जो करना है वो ये है कि ट्रांसमाइग्रेटर्स का रूलर बनूं, जब तक कि मैं भगवानों को ना मार दूं और इस कर्स साइकिल को खत्म ना कर दूं। पर इस बार मेरे पास करने के लिए कुछ और जरूरी काम है। मैं भागकर घर गया, दरवाजा खोला। मेरी बहन लिली अभी भी सो रही थी। सोफे पर उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। मैंने उससे कहा, लिली उठ जाओ। लिली ने नींद में अपनी आंखें खोली। मुझे देखकर उसने चैन की सांस ली। भाई, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि बहुत सारे लोग गायब हो गए। मैंने अपनी छोटी बहन को विश्वास दिलाया, रिलैक्स,
तुम्हारा भाई यहाँ है, चलो मेरे साथ एक जगह चलो। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को कहाँ? मैंने उसे जवाब दिया, किसी को ढूंढने। मैं वेन को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पहले इनकार्नेशन की यादों में ये सो कॉल्ड बड़ा भाई हमेशा लिली को बुली करता था। अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी का फायदा उठाकर वो उसे हमेशा परेशान करता था। ना सिर्फ उससे पैसे हेंटता था, बल्कि बाद के रीइनकार्नेशन में उसने मेरी बहन को इतना पीटा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई। मेरे पहले रीइनकार्नेशन में मैं बहुत कमजोर था, मैं कुछ नहीं कर सका, पर इस बार सब अलग है। हम जल्दी उस कॉर्नर पर पहुंच गए जहाँ रीइनकार्नेशन हुआ था, उस कॉर्नर पर जहाँ वेन हमेशा घूमता रहता था। और वही हुआ। वो और कुछ और गुंडे वहाँ थे। वो गली के नुक्कड़ पर थे। लिली को देखकर वेन एक झूठी मुस्कान के साथ पास आया। हे छोटी बहन लिली, इतनी रात को अपने बड़े भाई से मिलने आई हो? कितनी पॉकेट मनी लाई हो? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसके लिए लिली का भाई सिर्फ एक यूजलेस डरपोक था जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैं आगे बढ़ा। मेरी आवाज ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। घुटनों पर बैठो और उससे माफी मांगो। गली 2 सेकंड के लिए शांत हो गई। क्या ये बेवकूफ लड़का पागल हो गया है? पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने उसकी कलाई पकड़ी और हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। गली की शांति में ये आवाज बहुत चुभने वाली थी। वेन की हंसी अचानक रुक गई और उसकी जगह एक दिल दहलाने वाली चीखने ले ली। उसके साथ वाले गुंडों ने रिएक्ट किया। जो भी उनके हाथ में आया उन्होंने उठाया और मेरे ऊपर झपट पड़े। मैंने अपना सर झुकाकर एक आयरन बार को डॉज किया और पहले वाले की छाती पर बैकहैंड से वार किया। उसकी पूरी बॉडी 10 मीटर दूर जा गिरी, दीवार से जोरदार तरीके से टकराई। दूसरा वाला ज्यादा फास्ट था। उसने सीधा मेरे चेहरे पर मुक्का मारा, पर मैंने अपनी बॉडी ट्विस्ट करके आराम से डॉज कर लिया। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और कचरे की तरह फेंक दिया। 5 सेकंड्स भी नहीं बीते थे, गली में सिर्फ वेन बचा था, जमीन पर बैठा, अपनी टूटी हुई कलाई पकड़े हुए। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। मैं भी घुटनों के बल बैठा और उसे ठंडी आंखों से देखा। तुमने न्यूज नहीं देखी? 1.8 बिलियन लोगों ने ट्रायल में हिस्सा लिया, 900 मिलियन मारे गए और मैं उस ट्रायल का नंबर 1 रैंकर था। वेन की आंखें डर से बड़ी हो गई। बेशक उसने न्यूज देखी थी। पूरी दुनिया उस अचानक आए डिजास्टर के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। जो जिंदा बचे थे उन्हें नॉर्मल से ज्यादा पावर मिल गई थी और उन्हें ट्रांसजेंडर्स कहा जा रहा था और उसके सामने खड़ा इंसान नंबर 1 था। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन की नजरों के सामने आने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें रुला दूंगा कि तुम पैदा ही क्यों हुए थे। इतना कहकर मैं मुड़ा और लिली का हाथ पकड़ लिया। मेरी बहन का हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने मुझसे पूछा, भाई आप इतने स्ट्रॉन्ग कब से हो गए? मैंने उसे जवाब दिया, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। घर पहुंचने के बाद मैंने आराम नहीं किया। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और अपना असली प्लान शुरू किया। 1000 जन्मों की यादों ने मुझे बताया था कि ट्रायल शुरू होने के बाद ग्लोबल सिचुएशन बदल जाएगी। 3 महीने में दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और उससे पहले एक स्टॉक था। कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से वो सैकड़ों गुना बढ़ने वाला था। ये स्नाइडन ग्रुप का स्टॉक था। स्नाइडन ग्रुप का चेयरमैन इयान खुद एक ट्रांसजेंडर था। वो मेरे टीममेट्स में से एक था। वो मेरी पिछली लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक था जिसके पास हिडन टैलेंट डार्क नाइट था। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। आने वाले महीनों में वो ट्रांसजेंडर्स की पावर का यूज करेगा। वो तेजी से अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ाएगा और स्नाइडन ग्रुप को एक छोटी नई लिस्टेड कंपनी से $1 ट्रिलियन जाइंट बना देगा। मैंने अपनी सारी पिछली सेविंग्स और पहले राउंड से लाए हुए गोल्ड कॉइन सब लगा दिए। मैंने पहले राउंड का सब कुछ पूरी तरह से स्नाइडन ग्रुप के शेयर्स में डाल दिया। 2.5 दिन बाद स्टॉक प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए और मेरी एसेट्स सीधी लाइन में ऊपर चली गई। पर मैं वहाँ नहीं रुका। तुरंत उसके बाद मैंने अपना सारा प्रॉफिट वापस स्नाइडन ग्रुप में इन्वेस्ट करना जारी रखा और अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस यूज करते हुए मैं कंपनी के अंदर घुस गया। 31% स्नाइडन ग्रुप स्टॉक के साथ मिस्टीरियस मेजर शेयर होल्डर बन गया। ये सब देखकर मेरी छोटी बहन लिली दंग रह गई थी। जब उसने बैंक नोटिफिकेशन देखा तो वो पूरी तरह स्पीचलेस थी। उसने मुझसे पूछा, भाई क्या इस नंबर में ज्यादा जीरोस हैं? ये कितने पैसे हैं? मैंने उसे जवाब दिया, ये पैसे तुम्हारे लिए कई जिंदगियां जीने के लिए काफी हैं। उसने मुझसे पूछा, आपने कुछ इलीगल तो नहीं किया? मैंने स्माइल किया और जवाब दिया, नहीं। फिर उन फंड से मैंने एक फर्स्ट क्लास लग्जरी विला खरीदा जो 360 डिग्री सिक्योरिटी वॉल्ट और प्राइवेट सिक्योरिटी से इक्विप्ड था। लिली को लगा ये बहुत ज्यादा है। उसने मुझसे कहा, भाई हम सिर्फ 2 लोग हैं, आपने हम दोनों के लिए इतना बड़ा घर खरीदा। मैंने उसे जवाब दिया, जितनी महंगी जगह होगी उतनी ही अच्छी सिक्योरिटी होगी। हर महीने के पहले दिन ट्रांसजेंडर्स की रूहें ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए निकल जाती हैं। उस वक्त के दौरान
हमारी बॉडीज रियल वर्ल्ड में स्थिर होती हैं, यानी मूव नहीं कर सकती। ये हमारा सबसे वल्नरेबल मोमेंट होता है। चाहे मैं सिंटियोन की दुनिया में कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ, अगर मैं रियलिटी में मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लिली का चेहरा ये बात सुनकर तुरंत सफेद पड़ गया। 2.5 दिन बाद ट्रायल का सेकंड सीजन शुरू हुआ। मैंने लिली के सर पर हाथ फेरा और उसे कहा कि टेंशन ना ले, जब तक मेरी रूह दूर रहेगी सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी रक्षा करेंगे। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैं पहले ही सिंडियान की दुनिया में था, पहले राउंड से अलग। इस बार ट्रांसमिशन पॉइंट वो सुनसान मैदान नहीं था, बल्कि एक घने जंगल से घिरा हुआ एक पुराना पत्थर का शहर था। हवा में एक अलग ही खुशबू तैर रही थी और स्मेल ने सभी ट्रांसेंडर्स को एक पत्थर के शहर में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। बहुत लोग वहाँ रुके थे, पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा बहुतों ने मुझे पहचान लिया। पिछले राउंड का रैंक 1 द ब्लैक साइट। भीड़ ने ऑटोमेटिकली मुझसे दूरी बना ली। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट और डर का मिक्स था। उसी वक्त एक फरिश्ता अचानक कहीं से प्रकट हुआ। सब सोचने लगे कि पिछला वाला गाइड एंजल क्यों नहीं आया। उस एंजल ने स्माइल की और एक्सप्लेन किया कि पिछला गाइड एंजल किसी एक्सीडेंट की वजह से मर चुका है और सेकंड राउंड में अब वो ट्रांसेंडर्स को गाइड करेगी। पर मेरी नजरों में वो एक और एंजल थी जिसने कि झूठ का मास्क पहना हुआ। फिर उस फरिश्ते ने रूल्स अनाउंस करना शुरू किया। इस राउंड में ट्रांसेंडर्स को 3 घंटे के अंदर अपना एक जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना था। अच्छी खबर ये थी कि इस राउंड में कोई लड़ाई नहीं होगी। चुना हुआ इंसान जोन के सभी ट्रांसेंडर्स पर राज कर सकता था। वो दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला भी कर सकता था। 2.5 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। जो लोग वोटिंग पूरी कर लेंगे उन्हें वापस रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर कि किसी की जान नहीं जाएगी, सब खुशी से झूम उठे। पर मैं अंदर से जानता था कि जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी। सेकंड ट्रायल के इस राउंड में एक हिडन मिशन था, पर वो सिर्फ लेवल 10 पर पहुंचने के बाद ही एक्टिवेट हो सकता था। इसीलिए मैं उस शहर में नहीं रुका। उसके बजाय मैं सीधा जंगल की तरफ निकल गया। इस नई दुनिया का जंगल अर्थ से पूरी तरह अलग था। यहाँ के पेड़ दर्जनों मीटर ऊंचे थे। उनकी कैनोपीज ने आसमान और सूरज को पूरी तरह ढक लिया था और ट्रंक्स पर ऐसी काई उगी थी जो हल्की सी चमक दे रही थी। हवा में नमी और गर्मी थी और कभी कभी दूर से जानवरों की गहरी दहाड़ सुनाई देती थी। ये एक रियल दुनिया थी, कोई वर्चुअल गेम या इल्यूजन नहीं। ये दुनिया एकदम असली थी। यहाँ तक कि हर एक कीड़े की आवाज भी रियल लग रही थी। जंगल के बाहर मुझे एक गॉब्लिन मिला। मैंने तुरंत हमला किया और उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। पर बाहर की तरफ मॉन्स्टर्स बहुत कम थे, इसीलिए मैं जल्द ही जंगल के बीचों बीच चला गया। वहाँ गॉब्लिन्स के पूरे ठिकाने थे। एक नॉर्मल ट्रांसेंडर अगर यहाँ तक आता तो वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। पर मेरे चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल थी। अंधेरे में मेरी आई ऑफ डेथ एक नीली चमक के साथ ग्लो कर रही थी, जो मुझे हर गॉब्लिन के वीक पॉइंट साफ दिखा दे रही थी। एक के बाद एक मैंने उन सबको चुन चुन कर खत्म कर दिया। आधे घंटे बाद मेरा लेवल 9 हो गया। बिना एक पल के झिझक के मैंने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए। 1000 जन्मों के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया था कि शुरुआती स्टेजेस में तुम्हारी बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो एक जानलेवा अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर अगर तुम काफी फास्ट हो तो तुम किसी भी अटैक को इजिली डॉज कर सकते हो। लेकिन ठीक उसी वक्त मुझे अचानक अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। मेरी आई ऑफ डेथ ने 2 जिंदा लोगों की आउटलाइन कैच की। एक पेड़ के पीछे था और दूसरा कुछ झाड़ियों के पीछे। मैंने अपना टूटा हुआ चाकू उठाया और आगे बढ़ा। एक औरत पेड़ के पीछे से बाहर आई। वो एक ट्रांसेंडर थी। उसके पीछे से एक आदमी बाहर आया। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा पहचाना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो शॉन था। वो ड्रैगन किंग का राइट हैंड था और एक बेहद खतरनाक ट्रांसेंडर था। मेरी पिछली लाइफ में वो डार्क नाइट्स का एक कोर मेंबर था और उन्हीं टीममेट्स में से एक था जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। रही बात उस औरत की, वो सोफी नाम की एक एक्ट्रेस थी, सोफी, जिसके पीछे ट्री टैलेंट था। और ये बंदी फ्यूचर में जोन की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग बंदी बनने वाली थी, मतलब लड़की बनने वाली थी। पर मेरी पास्ट लाइफ की टाइमलाइन के हिसाब से मुझे इस वक्त उनसे नहीं मिलना चाहिए था। सोफी ने हाथ जोड़ते हुए थोड़ी घबराहट के साथ कहा, सीनियर, हमने देखा कि आपने पहले राउंड में फर्स्ट प्लेस लिया था। हम आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे अभी टीममेट्स की जरूरत नहीं है और सबसे जरूरी बात, मुझे अपना लेवल अप करने की स्पीड बढ़ानी है। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मेरी नजर सोफी के पैरों पर गई। वो अचानक कमजोर पड़ गए और वो लगभग अपने घुटनों पर गिरने ही वाली थी। शॉन ने उसे पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में साफ शोक झलक रहा था। उन्हें लग गया था कि मेरा ऑरा किसी आम इंसान का नहीं था जिसने तुक्के से फर्स्ट प्लेस ली हो। पर मैं वही नहीं रुका और जंगल की गहराइयों में चलता गया। कुछ गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद मेरे शोर की वजह से कुछ वेयरवॉल्व्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए। उनके वीक पॉइंट्स अभी भी मुझे साफ दिख रहे थे। मैंने एक स्माइल दी और कैलकुलेट किया कि मेरा लेवल 10 करने के लिए ये बिल्कुल काफी थे। मेरी साइज चली और उन भेड़ियों का खून चारों तरफ बिखर गया। तभी मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशंस,
आप लेवल 10 पर पहुंच गए हैं। शॉप फंक्शन अब अनलॉक हो गया है। पास ही एक शॉप लोकेशन डिटेक्ट हुई है। आपके पास एंजल ब्लड डिटेक्ट हुआ है। क्या आप अपनी हिडन टैलेंट की अवेकनिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं? मैंने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। बिना दोबारा सोचे मैंने उसे यूज करने का फैसला किया। एंजल का खून एक नीली आग में बदल गया और मेरे हाथ की हथेली के जरिए मेरी पूरी बॉडी में घुसने लगा। तुरंत एक बेहद बड़ी और हड्डियों को झंझोड़ देने वाली पावर मेरी रूह की गहराइयों से फूट पड़ी। जमीन पर मेरा साया मुड़ने लगा और एक पिच ब्लैक साइट में बदल गया। ये हिडन टैलेंट अवेकनिंग का फर्स्ट फेज था। तभी मुझे सिस्टम का दूसरा नोटिफिकेशन मिलता है। रीपर, आपको एक एक्सक्लूसिव वेपन मिल गया है, स्वान सोल साइड। रीपर की फ्लेम शिफ्ट हो चुकी है। वॉल्व का खून एब्जॉर्ब हो चुका है। रीपर मोड एक्टिवेट हो गया है। डोमेन ऑफ इटर्नल नाइट, सोल हार्वेस्ट। आपको रीपर्स मार्क मिला है। टारगेट्स पर आपका डैमेज 120% बढ़ गया है। आपको रीपर टाइटल मिला है। एडिशनल इफेक्ट, डिवाइन क्रीचर्स को डबल डैमेज। सिस्टम के ये कहने के तुरंत बाद मैंने शॉप खोली और 20,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च करके एक ट्रैकिंग स्किल खरीदी। मैंने इस स्किल को सीधे उस इंसान पर यूज किया जिससे मैं सख्त नफरत करता था, ईथन। मुझे हैरानी हुई कि वो लड़का मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। बहुत बढ़िया। पर उसे ढूंढने निकलने से पहले मुझे जंगल की गहराइयों से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये आवाजें मॉन्स्टर्स की नहीं थी। ये चीखें इंसानों जैसी थी, पर पूरी तरह इंसान भी नहीं थी। इन आवाजों में एक बहुत ही प्योर और इथर्नल टोन मिक्स थी, बिल्कुल पेड़ों के बीच बहते पानी और हवा की सरसराहट जैसी। मैंने उस आवाज का पीछा किया। बड़े फर्न्स के एक झुंड को हटाने के बाद मेरे सामने जो नजारा था उसने मुझे रोक दिया। ट्रांसपोर्टर्स यानी कि ट्रांस माइग्रेटर्स का एक छोटा सा ग्रुप, लगभग 7 या 8 लोग एक कोने में किसी को घेरे खड़े थे। वो अपने वेपन्स लहरा रहे थे और उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और लालच साफ दिख रहा था। उनके घेरे के बीच में जख्मों से भरी एक जवान लड़की एक बड़े पेड़ के पास सिकुड़ी हुई थी। वो इंसान से अलग थी। उसके नुकीले कान उसके बालों के बीच से झांक रहे थे। उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि लगभग ट्रांसलूसेंट यानी आर पार दिख रहा था। उसके लंबे सिल्वर बाल खून से सने और बिखरे हुए थे और उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें डर और निराशा से भरी थी। वो एक एल्फ थी। मेरी 1000 जन्मों की यादों के हिसाब से वो इसी वर्ल्ड की एक नेटिव थी। एल्व्स इस कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी रेसिस में से एक है। वो नेचर से जुड़कर रहते हैं और उनके पास पावरफुल मैजिकल टैलेंट और लंबी उम्र होती है। पर जैसे जैसे डिवाइन ट्रायल्स आते हैं, एक बहुत बड़ी गिनती में ट्रांस माइग्रेटर्स इस दुनिया में भर गए और एल्व्स की टेरिटरीज पर लगातार हमले होते रहे। उनकी रेस लगभग खत्म होने की कगार पर थी। उस लड़की को देखते हुए मेरी आई ऑफ डेथ ने उसकी बॉडी को स्कैन किया। उसकी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म हो रही थी। उसे कई गहरे घाव लगे थे जो कि सैडली हड्डियों तक पहुंच चुके थे। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा शॉक कर रही थी वो था उसके अंदर बहता हुआ मैजिक। ये एल्विन रॉयल ब्लड की पावर थी। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बीच में ना ही बढ़ो, उनके लीडर ने मेरी तरफ सर घुमाते हुए कहा। पर मुझे ठीक से देखने के बाद उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने क्लियरली मुझे पहचान लिया था, पर उसका लालच उसके डर पर हावी हो गया। ये एल्फ बहुत महंगी बिकेगी। एक रेयर रेस को मारने पर स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है। अगर तुम हिस्सा बांटना चाहते हो तो हम बांट सकते हैं। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। रीपर की साइट उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। जब तुम्हें मेरी पावर का पता है तो तुम मेरी चीज में हिस्सा क्यों बांटना चाहते हो? मेरे ये कहते ही बाकी ट्रांस माइग्रेटर्स ने तुरंत रिएक्ट किया और मुझे घेर कर हमला कर दिया। पर वो कभी मेरे बराबर के कैसे हो सकते थे? कुछ ही देर में जंगल पूरी तरह शांत हो गया। मैंने अपने चेहरे से